नमस्कार। आप सभी का बायजूस आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 10 मई 2021 को द हिंदू समाचार पत्र में प्रकाशित प्रमुख समाचारों और आलेखों का विश्लेषण करेंगे। स्टूडेंट्स, ये क्लास सिविल सेवा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही लाभदायक रहने वाली है। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले देखते हैं उन विषयों को जिन्हें आज की क्लास में हम संदर्भित करने वाले हैं। पहला विषय होगा हमारा ट्रिप्स में छूट और अन्य चुनौतियां। काफी चर्चा हो चुकी है ट्रिप्स के ऊपर में, वैक्सीन के उत्पादन में जो छूट की बातें की जा रही हैं, पेटेंट वगैरह में, उनके ऊपर। इसी के संदर्भ में कुछ और डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो वो मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। इसके बाद अगला विषय होगा न्यायपालिका और वर्तमान स्वास्थ्य संकट। हम लोग लगातार इस बात को देख रहे हैं कि वर्तमान स्वास्थ्य चुनौतियों के संदर्भ में न्यायपालिका एक प्रमुख रोल निभा रही है। तो अब यहाँ पर न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अति सक्रियता दो विषय हमारे सामने आ जाते हैं, उनको भी जरा यहाँ देखेंगे। अगला विषय होगा आर्थिक संकट और नेतृत्व, अतीत से सबक। 1960 का दशक, हमारे देश के सामने बेपनाह चुनौतियां, खाद्यान्न संकट, और हम उससे कैसे उभरे और वो सीख हमारे कैसे आज काम आ सकती है, इसी को यहां पर बताने की कोशिश की गई है। अगला विषय होगा विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम एफसीआरए और विदेशी सहायता। वर्तमान समय में जो एनजीओ वगैरह भारत के अंदर में काम कर रहे हैं इस स्वास्थ्य संकट से निपटने में, अब इन एनजीओ के संदर्भ में एफसीआरए में कुछ संशोधन किए गए थे पिछले वर्ष, और वो संशोधन किस प्रकार से यहाँ पर एक बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उन बाधाओं को हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अगला विषय होगा अंडमान और निकोबार द्वीप एकीकृत विकास निगम। यहाँ पर जो पर्यावरण के संबंध में कुछ चुनौतियां सामने आ रही हैं उसकी बात करेंगे। फिर बात करेंगे हक्की पिक्की समुदाय के बारे में, और सबसे अंत में हम लोग देखेंगे मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों को और इनके उत्तरों की रूपरेखा को। स्टूडेंट्स, क्लास का पूरा लाभ उठाने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं ट्रिप्स में छूट और अन्य चुनौतियों को देखने के साथ में। हमारे इस समाचार को पेज संख्या 6 से लिया गया है। इसे हम GS3 इकोनॉमी के साथ में जोड़ सकते हैं। साइंस और टेक वाले खंड के साथ में भी आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा। ट्रिप्स, इसका फुल फॉर्म आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है, इतनी बारी हमने इस पर बात कर ली। तो फुल फॉर्म क्या है इसका? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब यहां पर छूट की बात बहुत तेजी से आगे उठ रही है, अमेरिका भी समर्थन में आ गया है, लेकिन लेखक यह कहते हैं कि यहां पर छूट मिल जाना ये कोई जादू की गोली के जैसा नहीं होगा कि छूट मिल गई ट्रिप्स के अंदर में तो पेटेंट वगैरह में भी छूट मिल जाएगी और एकदम से वैक्सीनों का निर्माण हो जाएगा और सबको वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगी। तो यहां पर कोई जादू नहीं होने वाला है। इसके अंदर में एक बहुत अच्छे केस स्टडी की चर्चा भी की गई है HIV एड्स के संदर्भ में, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो निश्चित रूप से अमेरिका द्वारा जो समर्थन मिला है वो तो महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर कई सारी अन्य रुकावटें भी हैं और उनको दूर करना बहुत आवश्यक होगा, तभी इसका पूरा लाभ मिल पाएगा। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो वो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न लिखने को आता है तो उसके उत्तर के अंदर में ये बैकग्राउंड आपको जरूर लिखना पड़ेगा। सन 2020 में जब यह संकट कोविड-19 महामारी का अपने चरम पर चल रहा था, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने उसी समय WTO में एक संयुक्त याचिका दाखिल की थी, और उसके माध्यम से इन्होंने ये कहा कि 1995 का जो ट्रिप्स का समझौता है बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में, उसे अस्थायी रूप से, ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्थायी रूप से निलंबित किया जाए ताकि वैक्सीनों के निर्माण को आगे बढ़ाया जा सके। इन देशों के साथ साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में और भी देश आ गए, कम से कम 100 के आसपास देश समर्थन में आ गए। इन सब देशों का यह कहना था कि ट्रिप्स काउंसिल का जो समझौता है उसके दूसरे भाग में 4 जो वर्ग हैं उनके कार्यान्वयन, आवेदन और प्रवर्तन पर अस्थायी रूप से छूट दी जाए हम लोगों को। अब यह कौन से वर्ग हैं? ये हैं 1, 4, 5 और 7। इनका संबंध किससे है स्टूडेंट्स? कॉपीराइट और संबंधित अधिकार, फिर है औद्योगिक डिजाइन, फिर है पेटेंट और फिर है अघोषित सूचना के संरक्षण।
अब इसको आप लोग बहुत ध्यान से अपने दिमाग में रखेंगे। काफ़ी बार चर्चा हुई है पेटेंट वगैरह की, कॉपीराइट की। हम इनसे जुड़े हुए जो अन्य प्रमुख बिंदु हैं उन पर आज अपना फोकस करेंगे। जैसे कि पेटेंट वगैरह के बारे में हम लोगों ने बता रखा है कि 20 सालों के लिए जारी किया जाता है। उसके बाद फिर ये जो है जब समाप्त होता है तो कुछ अन्य जो कंपनियां हैं वो अगर वैक्सीन के संबंध में है, दवा के संबंध में है, तो उनका जो निर्माण है वो थोड़ा आसान हो जाता है। कुछ ऐसे ही चीजें इंडस्ट्रियल डिजाइन कॉपीराइट के संबंध में भी सामने आती हैं, जहां पर जिसने इनकी खोज की होती है, इनका निर्माण किया होता है, उसकी अनुमति बहुत आवश्यक हो जाती है। तो ये सब चीजें हैं और दुनिया के अंदर में इनका कहीं पर भी मनमाने तरीके से उस दवा का, वैक्सीन का प्रयोग, निर्माण नहीं किया जा सकता है। हालांकि अब ये जो बौद्धिक संपदा का दायरा है बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो अपना फोकस है वो दवा और वैक्सीन पर ही कर रहे हैं। अब आप अगर इसको लेकर के जाना चाहें सॉफ्टवेयर वगैरह की तरफ, तो वहां पर भी आप लेकर के जा सकते हैं, वहां पर भी ये काम करेगा। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर है क्या कि 100 से अधिक देश समर्थन में तो आ गए, लेकिन यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और खास तौर पर जो बड़ी दवा कंपनियां हैं जो कि इन धनी देशों के अंदर में स्थित हैं, ये कहीं ना कहीं एक लॉबिंग कर रही हैं कि ये जो छूट है इसमें कई तरह की बाधाएं खड़ी कर दी जाएं कि आपको दिखेगा छूट मिल गई लेकिन फिर भी उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। अभी हम एक केस स्टडी भी देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ये छूट कानूनी रूप से संभव है, कोई समस्या नहीं है, इसमें हो जाएगा। लेकिन डब्ल्यूटीओ का जो समझौता है इसके अनुच्छेद 9 के अंदर में जो असाधारण परिस्थितियां हैं उसी के आधार पर यह छूट संभव हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है यहां तक, क्योंकि अभी हम जिस संकट से गुजर रहे हैं वो असाधारण ही है। जब से डब्ल्यूटीओ का निर्माण हुआ है, तो अगर स्थितियां असाधारण है तो उनसे निपटने के प्रयास भी कैसे होने चाहिए, असाधारण ही होने चाहिए। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक अगले विषय पर आप ध्यान दीजिए कि अमेरिका ने यह कहा कि ठीक है, छूट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम लोग चर्चा करेंगे टेक्स्ट ऑफ द वेवर पर। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बिल्कुल नया टर्म है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग इस पर कि छूट के जो विषय हैं उस पर लिखित में चर्चा होगी कि कौन कौन से शब्दों का यहां पर प्रयोग किया जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, बौद्धिक संपदा अधिकारों के जब हम बात करेंगे तो यहां पर शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब एक एक शब्द के ऊपर में यहां पर डिबेट होने वाली है। आप यहां पर देख लीजिए टेक्स्ट ऑफ द वेवर, अगर इसको हम परिभाषित करें तो यहां पर होता क्या है कि जो वार्ताकार होते हैं वो वरीयता के जो शब्द हैं उनके साथ विषयों का आदान प्रदान करते हैं और फिर आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाता है कि जो छूट हम देंगे वो किस स्तर तक जाएगी। वास्तव में स्टूडेंट्स ये बहुत जटिल प्रक्रिया हो जाती है। मैं आसान भाषा में आपको बताऊं, कई बार तो ऐसा हो जाता है कि छूट दे भी दी और उसका लाभ भी नहीं मिला। अभी बताऊंगा मैं आपको यहाँ पर वो समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। पहले हम लोग बात करते हैं एक केस स्टडी की। 1990 के दशक में जब एचआईवी एड्स का संकट बहुत भयानक रूप में सामने आया, अफ्रीका के ऊपर बहुत बड़ा कहर बरपा, तो डब्ल्यूटीओ ने 2003 में एक निर्णय लिया कि विनिर्माण क्षमता में जिन देशों में कमी है, दवाओं का उत्पादन नहीं हो रहा है इस रोग के संदर्भ में, तो वहां पर जो ट्रिप्स के दायित्व है उनको समाप्त किया जाए या कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाए या माफी दे दी जाए ऐसे देशों के संदर्भ में। ये कुछ राहत की बातें थी जो कि सुनने में बहुत अच्छी लगी। विशेष रूप से ट्रिप्स के अनुच्छेद 31F में जो दायित्व है कि अगर किसी दवा का निर्माण करना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो यहां पर छूट की बातें की गई। लेकिन ध्यान रखना, केवल उन देशों के संदर्भ में जहां पर दवाओं का निर्माण सामान्यतः नहीं हो पा रहा था, उनके संदर्भ में छूट एक तरफ दे दी गई और कुछ शर्तें भी लगा दी। अब शर्तें क्या लगा दी कि जो दवाएं निर्मित की जाएंगी ये केवल उन विशेष राष्ट्रों को ही इनका निर्यात किया जाएगा, अगर किसी अन्य राष्ट्र को आवश्यकता पड़ गई तो वहां इनका निर्यात नहीं होगा। नंबर एक। नंबर दो, दवाओं को इस तरह से बनाया जाए कि उनका रंग अलग हो, उनका आकार अलग हो, उनको अलग से ही पहचान लिया जाए। तो निश्चित रूप से जो विनिर्माता है वो इतनी मेहनत क्यों करेंगे जबकि उनको लाभ भी कम मिलने वाला है यहाँ पर। इसके अतिरिक्त देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि का निर्माण किया जाए, बस। इसके अलावा जो देश इन दवाओं को मंगाएगा वो डब्ल्यूटीओ की ट्रिप्स काउंसिल को सूचना भी देगा। अब ये सब बड़ी जटिलताएं हैं यहाँ पर, और ऐसे में लेखक ये कहते हैं कि छूट तो दे दी
लेकिन पिछले 17 वर्षों में शायद ही किसी देश ने इस छूट का प्रभावी उपयोग किया हो। अब लेखक इसी चीज को अप्लाई करते हैं कहां पर, कोविड-19 वैक्सीन के संदर्भ में, क्योंकि इसके बारे में भी कहीं ऐसा ही ना हो जाए। जैसे एक पहला आप पेज देखिए, अमेरिका ने क्या बोल दिया कि कोविड-19 टीकों पर, केवल टीकों के ऊपर में बौद्धिक संपदा छूट का समर्थन है। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने जब WTO में याचिका डाली थी तो उन्होंने कहा था टीका, उसके साथ साथ में उपचार से संबंधित दवाएं, अन्य चिकित्सा और तकनीक के जो उपकरण वगैरह रहे हैं उन पर भी छूट दी जाए। लेकिन अब आप देखिए कि याचिका किन किन मुद्दों पर की गई थी, लेकिन इसे केवल कहां तक सीमित कर दिया है अमेरिका ने, वैक्सीन तक। अन्य चुनौतियां क्या है यहां पर, कोविड-19 टीकों के निर्माण से संबंधित तकनीकी पहुंच की कमी, कि जो कंपनीज हैं जिनके पास ये तकनीक है वैक्सीन वगैरह के निर्माण की, छूट तो WTO की तरफ से आएगी, लेकिन अगर वो दवा कंपनी इस प्रौद्योगिकी को स्थानांतरित ही नहीं करेगी तो फिर जो टीके वगैरह हैं, जो दवाएं वगैरह हैं, उनका निर्माण कैसे होगा। यह ट्रिप्स छूट देशों को विश्व व्यापार संगठन के दायित्वों से तो बचने में सक्षम कर देगा, लेकिन अब हर एक देश के अपने अलग घरेलू बौद्धिक अधिकार हैं, उनके जो नियम कानून हैं उनकी प्रकृति में तो बदलाव नहीं होंगे। निश्चित रूप से फिर यहाँ पर अन्य क्षेत्रीय बाधाएं सामने आएंगी। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि हमें अपने देश के अंदर में तो काम शुरू कर देना चाहिए। लेखक कहते हैं कि भारत में वकीलों की एक टीम का गठन कर देना चाहिए जो हमारे यहाँ पर पेटेंट से संबंधित कानून है उनका अध्ययन करेगी। फिर ट्रिप्स के अंदर में जो छूट दी जा रही है, जो वहाँ पर बदलाव देखने को मिलेंगे, उसके संदर्भ में ही जो भारत के कानून हैं उनमें भी बदलाव कर दिए जाएं ताकि इस छूट का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। अब इससे वैक्सीन के निर्माण को हम बढ़ा पाएंगे। इसके साथ साथ में कच्चे माल की जो आपूर्ति है उस पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर कच्चे माल की आपूर्ति में बाधा पड़ी तो निश्चित रूप से फिर से वैक्सीन का जो निर्माण है उस पर रुकावट हो जाएगी, कमी आ जाएगी। उत्पादन पर जो भांति भांति के प्रतिबंध हैं इनमें कमी लाई जाए। जो रसद आपूर्ति है, जो अन्य उपकरण वगैरह हैं वैक्सीन के निर्माण के लिए, उनके आवागमन में जो बाधाएं हैं उनको भी दूर करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता रहेगी। स्टूडेंट्स, हमारा अगला समाचार पेज संख्या 6 से है। GS2 पॉलिटी के साथ में इसे हम जोड़ सकते हैं, आउटरीच एंड ओवररीच। As long as the court does not usurp executive's role, एक्शन टू मिटिगेट अ क्राइसिस इज वेलकम। वर्तमान समय में जो हम अप्रत्याशित समस्याएं देख रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिकित्सा ऑक्सीजन, दैट इज मेडिकल ऑक्सीजन, के प्रभावी और पारदर्शी आवंटन के लिए 12 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन के संबंध में आदेश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि महामारी के दौरान भविष्य की आपात स्थितियों को पूरा करने के लिए जो आवश्यक दवाएं हैं, उपचारात्मक उपाय हैं, इनकी उपलब्धता सबको सुनिश्चित हो पाए। इस संदर्भ में ये जो टास्क फोर्स है ये समीक्षा करेगा और सुझाव भी देगा। अर्थात ये जो टास्क फोर्स है न्यायिक रूप से सशक्त एक समूह है जो कि इस स्वास्थ्य संकट से निपटने में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन कर सकता है। अब यहीं पर विषय आता है कि ये जो समस्या हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इससे निपटने का कार्य वास्तव में किसका था? कार्यपालिका का, या आसान भाषा में कहें तो सरकार का था। लेकिन ये काम कर कौन रहा है? ये काम हमें करता हुआ दिखाई पड़ रहा है मुख्य रूप से हमारी जो न्यायपालिका के अंग हैं वो इस काम को करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट। अब यहाँ पर एक विषय और आप लोग जरा देख लीजिए। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते आदेश दिया था कि केंद्र वो कर्नाटक राज्य को प्रतिदिन 1200 टन मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा। इस आदेश को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, अगर कार्यपालिका अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की रक्षा करने में असफल होती दिखाई पड़ेगी तो वहां पर फिर न्यायपालिका को आना ही पड़ेगा, और हम मुख्य रूप से जीवन के अधिकार की रक्षा के लिए यहाँ पर इंटरवेंशन कर रहे हैं। अदरवाइज हमारा और कोई पर्पस यहाँ पर है ही नहीं। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ मुख्य रूप से इन मामलों को
और स्वतः संज्ञान वाले जो मामले हैं इनको देख रहे हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर। उन्होंने कहा कि जो न्यायालय है वो कार्यपालिका की भूमिका में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। और इसी आधार पर देखिए, अगर न्यायपालिका को ये बात स्पष्ट है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य कार्यपालिका की भूमिका में इंटरवेंशन करना नहीं है। न्यायमूर्ति साहब ने कहा कि हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस संकट की घड़ी में जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो केंद्र हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो अन्य लोग हों, ये जो अलग अलग हितधारक हैं, इनके बीच जो संवाद है वो सुविधाजनक रहे, बस और कुछ नहीं। जब तक ये जो स्थिति है वो न्यायपालिका के मस्तिष्क में स्पष्ट है, तब तक यहां पर ओवर रीच नहीं होगा, तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि न्यायपालिका उस लक्ष्मण रेखा को पार कर गई जो उसे पार नहीं करनी चाहिए, जहां से कार्यपालिका का कार्य क्षेत्र आरंभ हो रहा था, लेकिन न्यायपालिका वहां पहुंच गई। यहां से तो एक राहत भरी चीज हमें दिखाई पड़ रही है। अब आपके सामने कुछ एकेडमिक की बातें आती हैं। दरअसल हम तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो हमें इस पूरे तथ्य को, पूरी घटनाक्रम को उससे जोड़ना होगा। यहां पर आप देखिए, सबसे पहले आप चलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 की तरफ, भाग 4 के अंदर में, जहां पर न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात कही गई है, अर्थात शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत की बात कही गई है। न्यायिक सक्रियता या न्यायिक अतिरेक आप कह लीजिए या अति सक्रियता कह लीजिए, इन दोनों के बीच एक फाइन लाइन होती है इन दोनों को बांटने वाली। न्यायिक सक्रियता की अगर हम बात करें तो न्यायिक शक्ति का उपयोग ऐसे मामलों में निश्चित रूप से करना चाहिए जो सभी समाज के लिए लाभदायक है, जहां पर ऐसे लोग न्यायालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जिनको ये लाभ मिलने चाहिए। तो ऐसे में न्यायालय अपनी सक्रियता के आधार पर न्याय की पहुंच को सुनिश्चित करवाने के लिए आगे आ सकता है। न्यायिक अतिरेक या न्यायिक अतिसक्रियता की जब बात करते हैं तो वहां विषय आता है कि जब न्यायपालिका सरकार के विधायी अंग या जो कार्यकारी अंग हैं उनके समुचित कार्य में हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है, तो इसे हम लोग न्यायिक अतिसक्रियता कहते हैं। लेकिन यहां पर एक बात मैं आपको और बता दूं स्टूडेंट्स, एक हद तक परसेप्शन पर भी आधारित है, क्योंकि ऐसा यहां पर कोई निश्चित परिभाषा तो है नहीं। तो अब यहां पर है क्या चीज, कई सारे विशेषज्ञ कहते हैं कि जब कार्यपालिका के अंदर में कुछ ऐसे लोग काम कर रहे होते हैं जो बहुत संवेदनशील होते हैं अपने कार्यों को लेकर के, और ऐसे में अगर वो अपना कार्य कहीं पर ठीक से नहीं करते हैं और न्यायालय वहां पर इंटरवीन करता है, तो फिर वो लोग ओवर रिएक्ट कर देते हैं, जबकि न्यायालय ने ऐसा कुछ नहीं किया होता है कि जिस पर ओवर रिएक्ट किया जाए, कि बहुत ज्यादा उस पर प्रतिक्रिया दी जाए अपनी। इसको मैं आपको ऐसे बताता हूं, न्यायपालिका है वो हमेशा ये कहती है, जब ये कहा जाता है कि न्यायालय ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी, तो न्यायपालिका हमेशा एक ही बात कहती है कि हम केवल तब आगे आते हैं जब कार्यपालिका और विधायिका अपना काम नहीं कर पाते हैं। जो काम उन्हें करना चाहिए जब वो नहीं कर पाते हैं, तब हमें आगे आना पड़ता है। इसको आप यूं देखिए, पिछले साल से जरा जोड़िए आप पूरे घटनाक्रम को। पिछले साल न्यायपालिका लॉकडाउन के समय बहुत सक्रिय नहीं रही, और ऐसे में बहुत सारे विशेषज्ञों ने न्यायपालिका के संदर्भ में प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे, आलोचना भी की थी। ये हो सकता है कि जब इस साल का संकट हमारे सामने आया है तो न्यायपालिका ने इस बात की तरफ विशेष ध्यान दिया हो कि अगर कार्यपालिका और विधायिका गलतियां करेंगे, कमियां करेंगे अपने कार्य को करने में, तो न्यायपालिका अपने काम से पीछे नहीं हटेगी और हम अपने दायित्व का निर्वहन निश्चित रूप से करेंगे। और एक बात जो अभी मैंने आप लोगों को बोली थी कि देखिए, हमारे यहाँ पर शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत फॉलो किया जाता है, लेकिन फिर भी ऐसे कई सारे क्षेत्र होते हैं जहां पर न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका ओवरलैप करते हैं कि उनके कार्यों का अतिव्यापन, ओवरलैप को आप हिंदी में कह सकते हैं अतिव्यापन। हमारा अगला समाचार है पेज संख्या 7 से, GS3 इकोनॉमी के साथ में इसको हम जोड़ सकते हैं, बैक इन द शॉर्टेज इकोनॉमी। India has recovered from extremely trying crisis in the past with sincere and competent leadership। 1960 के दशक का मध्य एक ऐसा समय था जब लगातार 2 वर्षों का सूखा देखा था, और उन्हीं के आसपास में हमने 2 युद्ध भी देखे थे। अनाज का एक बड़ा संकट था हमारे सामने, जय जवान जय किसान का नारा उसी समय लाल बहादुर शास्त्री लेकर के आए थे। हमें अमेरिका से अनाज मंगाना पड़ा, लेकिन बाद में
धीरे धीरे हम हरित क्रांति की तरफ आगे बढ़े और हम आत्मनिर्भर बने। अब लेखक कहते हैं कि हम अतीत में ऐसा कर चुके हैं, हम बड़े बड़े संकटों से पार पा चुके हैं, और वो भी तब जब हमारे पास मजबूत आधार भी नहीं था। आज स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मजबूत और दूरदर्शी नेतृत्व अगर मिले तो हम निश्चित रूप से इन समस्याओं से आगे निकल सकते हैं। पिछले वर्ष जब लॉकडाउन हुआ था तब ही ये बात हमारे सामने आ गई थी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें बड़े बदलावों की तरफ जाना पड़ेगा, और ये काम हम थोड़ा आसानी से कर सकते हैं आज के समय में। जैसे आज हमारे पास एक मजबूत औद्योगिक आधार है, जिसके आधार पर हम उचित समय के भीतर में ही अस्पताल के अंदर में बिस्तर, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ा सकते हैं। हमारे पास एक बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसकी मदद से हम वैक्सीन आयात कर सकते हैं। आवश्यकता है तो सिर्फ इच्छा शक्ति की और दूरदर्शिता। लेखक कहते हैं कि स्वास्थ्य पर जैसे जैसे व्यय बढ़ता है वैसे वैसे मृत्यु दर में कमी आती है, और ये कई सारे देशों का एक उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। ऐसे राज्य जो औसतन स्वास्थ्य पर कुल व्यय का 5% तक खर्च करते हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर स्वास्थ्य के ऊपर खर्च कम है, स्वास्थ्य सुविधाएं कम होंगी, तो फिर ऐसे संकट उत्पन्न होते ही रहेंगे। हमें करना क्या पड़ेगा? फिर करना यह पड़ेगा कि स्वास्थ्य के ऊपर में व्यय बढ़ाना पड़ेगा हमें। इसके अतिरिक्त लेखक एक मुद्दे की तरफ और ध्यान देते हैं कि खाद्य संकट की तरफ भी ध्यान देना होगा, क्योंकि लॉकडाउन के कारण आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। हमारा अगला समाचार पेज संख्या 8 से लिया गया है। GS3 इकोनॉमी के साथ में इसको हम जोड़ सकते हैं। FCRA अमेंडमेंट्स क्रिपलिंग अवर वर्क। अब क्या है यहाँ पर देखिए जरा। FCRA दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसमें कुछ संशोधन किए गए थे, और कई सारे NGOs का कहना है कि वह संशोधन हमारे काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। खास तौर पर दिल्ली के अंदर में जो पार्लियामेंट स्ट्रीट है, वहां पर जो SBI की ब्रांच है, उसमें खाता होना चाहिए। ये जो अनिवार्य शर्त है ये काफी समस्याएं पैदा कर रही है। जरा यहाँ पर देखिए, पंजीकृत जो गैर सरकारी संगठन है वो 5 उद्देश्यों के लिए विदेशी अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कौन कौन से हैं? सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। विदेशी धन प्राप्त करने के लिए जो गैर सरकारी संगठन है, इनके लिए FCRA का पंजीकरण अनिवार्य है, और इसे बेसिकली गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के द्वारा देखा जाता है। एक आंकड़ा है, करीब 22,591 के आसपास जो है NGOs हैं जो कि FCRA के तहत रजिस्टर्ड है। अब जरा सोचिए कि अगर इनमें से आधे NGOs की सेवाएं भी हम इस स्वास्थ्य संकट में ले पाएं तो हम बहुत हद तक लोगों की मदद कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, गैर सरकारी संगठन जो हैं ये उन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जहां सरकारी मशीनरी अपना काम ठीक से नहीं कर पाती है या पहुंच नहीं पाती है। यहाँ पर एक NGO है, उसने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डाली है। उसने कहा है कि 31 मार्च तक जो खाता खोलने की यहाँ पर संसद मार्ग में जो SBI की शाखा है, FCRA खाता खोलने के संदर्भ में, उसमें छूट दी जाए हमको। इस NGO ने कहा है कि देखिए, हमने 31 मार्च के पहले आवेदन कर दिया था, लेकिन प्रशासनिक बाधाओं, बैंक के अंदर में जो अलग अलग किस्म के काम होते हैं, उनके कारण हमारा खाता नहीं खुल पाया। अब यहां पर आपको एक बात की तरफ और ध्यान देना पड़ेगा कि जो NDMA है उसने पीछे बैठक की थी करीब 1000 से ज्यादा NGOs की, और राज्यों को उसने कहा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने, कि NGO समन्वय केंद्र बनाया जाए और इन NGOs को जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि ये उन क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे सकें जहां पर सरकारी मशीनरी कम है या अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है, तो NGO उनकी मदद करेंगे और ऐसे में जनता को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो पाएंगे। अब स्टूडेंट्स, हम जरा बात कर लेते हैं FCRA की, विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन अधिनियम 2020 की। इसमें NGOs वगैरह हैं, उनको जो विदेश से धन प्राप्त होता है उसको विनियमित किया जाता है। मैंने अभी कहा था गृह मंत्रालय इसे कार्यान्वित करता है। अब यहाँ पर यह कहा गया था कि विदेशी अंशदान केवल SBI की नई दिल्ली की उस शाखा में ही आएगा जिसे केंद्र सरकार अधिसूचित करेगी, और इसको अधिसूचित किया गया था जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पर SBI की ब्रांच है उसके संदर्भ में। अब यहाँ पर कुछ अन्य बातें कही गई थी, जैसे कोई भी NGO है तो उसको जो विदेशों से पैसा मिलता है उसकी 20% से अधिक राशि का इस्तेमाल
प्रशासनिक खर्च पर वो नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा संशोधन के बाद अब कोई भी व्यक्ति, संगठन या रजिस्टर्ड कंपनी विदेशी अंशदान प्राप्त करने के पश्चात किसी अन्य संगठन को उस विदेशी अंशदान को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। अब ये एक प्रकार से समस्या पैदा कर सकता है कि मान लीजिए किसी एनजीओ ने कुछ सामान वगैरह खरीदा बाहर मार्केट से, और अब उनको पैसे ट्रांसफर करने हैं, किसी की सेवाएं ली उन्होंने भारत के अंदर में ही। ये विषय यहाँ पर देखने लायक होगा कि इस समस्या को किस प्रकार से एड्रेस किया जाएगा, इसका समाधान कैसे निकलेगा। निश्चित रूप से सरकार को एनजीओस को काम करने के लिए एक ऐसा माहौल उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हम इस महामारी के दौरान सहायता पहुंचा सकें, दवाएं, मेडिकल ऑक्सीजन और अन्य उपकरण पहुंचा सकें। और इस संदर्भ में जुड़े हुए मंत्रालय हैं, खासतौर पर गृह मंत्रालय है और जो अन्य विभाग हैं, उन्हें सक्रियता के साथ में काम करने की आवश्यकता रहेगी। स्टूडेंट्स, हमारा अगला समाचार पेज संख्या 9 से लिया गया है। इसको हम GS3 एनवायरमेंट और इकोलॉजी के साथ में जोड़ सकते हैं। अब समाचार है, ग्रीन पैनल अलाउज ग्रेट निकोबार प्लान टू एडवांस। नीति आयोग द्वारा ग्रेट निकोबार के सतत विकास की जो योजना है, इसमें जनजातियों और पर्यावरणीय चिंताओं की जो उपेक्षा हो रही है उसके संदर्भ में इसको लिखा गया है। आइए देखते हैं। दरअसल यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप एकीकृत विकास निगम नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है और यहाँ पर एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक दक्षिणी पश्चिमी तट पर मुक्त व्यापार क्षेत्र और वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कही जा रही है। दरअसल नीति आयोग का यहाँ पर प्लान यह है कि अंडमान और निकोबार द्वीप एकीकृत विकास निगम के माध्यम से इस पूरे के पूरे क्षेत्र को एक हॉट स्पॉट के रूप में डेवलप किया जाएगा, जो कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ में व्यापार करने के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा भारत के लिए। पर्यावरण मंत्रालय ने अब इसी संदर्भ में यहाँ पर एक जगह है गैलाथिया बे, इसको यहाँ पर जो नेशनल पार्क का क्षेत्र है इसे पारिस्थितिकी रूप से शून्य संवेदनशील घोषित कर दिया है। अब लेखक कहते हैं कि ये एक प्रकार से सरकारी नीतियों के अंदर का विरोधाभास है। पहले इसको सूचीबद्ध किया गया था यहाँ के क्षेत्र को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के द्वारा, अब इसे गैर सूचीबद्ध कर दिया। गैलाथिया खाड़ी अभ्यारण्य जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये पूरा क्षेत्र नेशनल मरीन टर्टल प्लान के अंतर्गत सूचीबद्ध है। कछुओं के विकास के संदर्भ में यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैव विविधता यहाँ की बहुत अधिक है और यहाँ पर अगर व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जाएंगी तो निश्चित रूप से जैव विविधता को, यहाँ के पेड़ों को, यहाँ के पशुओं को, यहाँ के जनजातियों को नुकसान होने वाले हैं। ये जो पूरा क्षेत्र है तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ1 के अंतर्गत अधिकतम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में शामिल है, लेकिन इन सब चीजों को एक साइड में रख दिया गया है। यहाँ तक कि यह पूरा का पूरा क्षेत्र यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का भी भाग है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फोकस किया जा रहा है विकास की गतिविधियों के ऊपर में। अच्छा, अब जब इतना ज्यादा चर्चा में आ गया पूरा क्षेत्र, तो थोड़ा आप ज्योग्राफी को भी देख लीजिए। यहाँ पर खास तौर पर 10 डिग्री चैनल और डंकन पैसेज को, डंकन पैसेज साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है और जो 10 डिग्री चैनल है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में हमको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स दुनिया के सबसे अच्छे संरक्षित उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है। इसके अलावा यहाँ पर निकोबार वाइल्ड पिग, निकोबार ट्री श्यू, द ग्रेट निकोबार क्रेस्टेड सरपेंट ईगल, निकोबार पैराडाइज फ्लाई कैचर, निकोबार मेगापोड जो कि संकटग्रस्त है, ये बेहतरीन जीव यहाँ पाए जाते हैं। शोम्पेन जनजाति का निवास स्थान यहीं पर है जो कि शिकारी और खाद्य संग्राहक है। सरकार शोम्पेन नीति 2015 लेकर के आई थी इनके संरक्षण के लिए, इस जनजाति के लोगों के। लेकिन फिर से वही बात है कि जब यहाँ पर ये गतिविधियां चलेंगी, मानव गतिविधियां यहाँ पर बढ़ेंगी, तो फिर निश्चित रूप से शोम्पेन जनजाति के लोग जो कि शिकार करते हैं, खाद्य संग्रह पर जीवित रहते हैं, तो निश्चित रूप से उनके जीवन पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा होने की बड़ी आशंकाएं होंगी। इसके अतिरिक्त जेंट लेदरबैक टर्टल, इसके लिए घोंसला बनाने के लिए यह क्षेत्र बहुत उपयुक्त है। और जब यहाँ पर बड़े बड़े जहाज आएंगे जाएंगे, जिस जगह पर जेंट लेदरबैक टर्टल घोंसला बनाने के लिए जाना जाता है, गैलाथिया बे का जो क्षेत्र है,
वो इस पूरी की पूरी परियोजना का केंद्र बिंदु रहने वाला है। तो जब वो परियोजना का केंद्र बिंदु है गलाथिया बे का क्षेत्र, तो निश्चित रूप से हम ये बात कैसे यकीन करें कि जेंट लेदरबैक टर्टल के जो घोंसला बनाने की जगह हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा। निकोबार मेगापोड जो कि अद्भुत जीव है अपने आप में, उसको सुनामी में 2004 वाले में आवास का संकट बहुत बड़ा देखना पड़ा था, एक बहुत बड़ी आबादी का नाश हो गया था इनकी। अब यहाँ पर जो मानवीय गतिविधियां होंगी निश्चित रूप से उससे निकोबार मेगापोड को भी नुकसान पहुंचेगा। तो अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स, लेखक ये कहते हैं कि ये भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, जैव विविधता को नुकसान पहुंचेगा। अभी जो महामारी का पूरा हम एक दौर देख रहे हैं, ये दौर एक सबक है हमारे लिए। सबक इस संदर्भ में है कि हमें विकास और सतत विकास, इनके अंतर को समझना पड़ेगा। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो धरती है ये केवल मानव की नहीं है, ये धरती पशुओं की भी है, जीव जंतुओं की भी है, छोटे से छोटा जीव हो चाहे बड़े से बड़ा जीव हो। और अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से मानव का जो अस्तित्व है इस धरती के ऊपर में वो भी ऐसे ही खतरों में पड़ता रहेगा, ऐसे ही महामारियां हमको देखने को मिलती रहेंगी। पिछले दिनों काफी चर्चा हुई इन सब बातों पर कि हमें जंगल के अंदर में जो हमारी पहुंच है, हम अलग अलग क्षेत्रों में जंगलों में पहुंच जाते हैं, फिर वहां से कोई वायरस लेकर के आ जाते हैं और फिर वो मानव जाति पे कहर बरपाता है। हमें जंगलों के अंदर में जो हमारी पहुंच है अब उसको सीमित करना चाहिए, उसका वक्त अब आ चुका है। अगला समाचार पेज संख्या 10 से लिया गया है। जीएस प्रीलिम्स के साथ में इसको हम जोड़ सकते हैं। हक्की पिक्की ट्राइबल विंस अ बैटल, एक तरफ जीवन और दूसरी तरफ जीविका, इसी के संदर्भ में हम लोग देखेंगे कर्नाटक के इस समुदाय को। दक्षिणी कर्नाटक का हासन जिले का क्षेत्र है, वहां से संबंधित है हक्की पिक्की समुदाय। तो यहाँ पर कुछ लोगों को कोरोना हुआ, कोरोना से वो जंग जीत गई। परिवार के अन्य सदस्य अभी कोविड-19 महामारी से ग्रस्त हैं, लेकिन अगर वो कोविड-19 से जंग जीत भी जाएंगे तो जीविका, पेट की भूख से कैसे निपटेंगे। एक व्यक्ति है यहाँ पर हुर्जा, जिन्होंने 2020 में नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में इस समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। वो कहते हैं कि लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं और इस समुदाय के लोग अलग अलग क्षेत्रों में जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, इसके अलावा जो खेलने की वस्तुएं हैं, उनको बेच करके आजीविका कमाते हैं। लेकिन जब लॉकडाउन लगेंगे तो इनके आवागमन पर नकारात्मक असर होंगे, तो फिर ऐसे में उनका जीवन कैसे चलेगा। हुर्जा ने इसी बात को यहाँ पर उठाया कि सरकार अगर हमें जमीन दे दे तो हम वहां खेती करके भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, हमें इस बात को समझना होगा कि जब हम कहीं पर लॉकडाउन लगाते हैं तो उसका असर बहुत गहरा होता है, और खास तौर पर ऐसे समुदायों के ऊपर में जिनका जीवन आवागमन पर ही निर्भर करता है। आवागमन के माध्यम से वस्तुओं को बेच करके वो जीविका कमाते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, नीति आयोग की ग्रेट निकोबार विकास योजना के संदर्भ में जनजातीय और पर्यावरणीय चिंताओं का मूल्यांकन कीजिए। 250 शब्द, 15 अंक। आप लोग भूमिका में सबसे पहले ग्रेट निकोबार विकास योजना का परिचय दे देंगे। उसके बाद मुख्य भाग के अंदर में ग्रेट निकोबार का जो महत्व है, यहाँ पर जनजातियां जो हैं पर्यावरण के संदर्भ में, जैव विविधता के संदर्भ में, लेदरबैक टर्टल की बात जरूर करेंगे क्योंकि वो यहाँ पर केंद्र में है पूरी चर्चा के, उसकी बात कर देंगे। सरकार की नीतियों की बात करेंगे और जो विरोधाभास हमें देखने को मिल रहे हैं उनको भी आप यहाँ पर दर्शाएंगे कि कैसे कुछ समय पहले एक क्षेत्र को पर्यावरण के लिए, जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था और अब उसे नहीं माना जा रहा है। इसके बाद अंत में विकास और सतत विकास में संतुलन स्थापित करने की चर्चा को आप जोड़ेंगे और यहीं से अपने उत्तर को विराम देंगे आप। इसके बाद अगला प्रश्न है, न्यायिक सक्रियता और अति सक्रियता के मध्य का अंतर संवैधानिक लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, टिप्पणी कीजिए। 150 शब्द, 10 अंक। अब सबसे पहले आप यहां बात करेंगे भूमिका में न्यायपालिका की भूमिका जो है उसके बारे में। फिर मुख्य भाग में आप चलेंगे, वहां पर स्टूडेंट्स न्यायिक सक्रियता, अति सक्रियता, इसका परिचय दे देंगे। फिर न्यायिक सक्रियता क्यों जरूरी है, जैसा मैंने बताया था आप लोगों को कि जहां पर कार्यपालिका अपना काम ठीक से नहीं कर रही होती है या जो ऐसे लोग हैं जो न्यायालयों तक पहुंच नहीं पा रहे होते हैं, तो न्यायालय उनके लिए आगे आता है, तो वहां पर न्यायिक सक्रियता बहुत आवश्यक हो जाता है। अति सक्रियता की जब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स,
तो वहां पर इस विषय की तरफ हम ध्यान देते हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में और जो विधायिका है इनके बीच में एक फाइन लाइन होती है, तो उसे पार नहीं करना चाहिए न्यायपालिका को। लेकिन न्यायपालिका के जो तर्क है उसको भी हम यहाँ बताएंगे। और कई बार ये चीजें जो अति सक्रियता की बातें हैं वो परसेप्शन के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, तो उसकी बात भी हम लोग कर देंगे। इसके बाद शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, इसकी बात मैंने कर ही दी। और अंत में आप लोग अनुच्छेद 50 का डिस्क्रिप्शन अगर जोड़ देंगे तो आपका उत्तर है वो बड़ा शानदार हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएंगे। परीक्षा की तैयारी करते रहिए। वीडियोस को देखने के बाद में, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद में वन लाइनर नोट्स जरूर बनाएं, ताकि एग्जाम के पहले आप जब रिवीजन करने बैठे तो आपके पास सारे महत्वपूर्ण बिंदु एक ही जगह पर होने चाहिए। उससे आसानी रहेगी आप लोगों को। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। आज के वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।